स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद कपिल सर पे। स्टूडेंट्स आज हम न्यायिक समीक्षा से संबंधित हमारे संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं उन सभी के बारे में जानेंगे। आज हम जानेंगे कि न्यायिक समीक्षा क्या है। आज हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमने NJAC अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC को रद्द क्यों किया। इन सभी प्रश्नों के बारे में जानने के लिए जुड़िए हमारे चैनल से और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो न्यायिक समीक्षा क्या है? न्यायिक समीक्षा क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है और उस सरकार के द्वारा जनता के लिए कानून बनाए जाते हैं। इसमें सिंपल सी बात है कि जनता के द्वारा एक सरकार चुनी जाती है और सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। मान लीजिए कि अगर सरकार कानून बनाने की इस शक्ति का दुरुपयोग करे तब आपको कौन बचाएगा। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमें यदि कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उस कानून से हमें कौन बचाएगा। तो न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद विधानसभा कोई भी कानून बनाए उसको चेक करती है। न्यायपालिका उन कानूनों को चेक करने का काम करती है। यदि उस कानून में कोई गड़बड़ी है तो यदि वह कानून संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है और वह कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उन्हें कम करता है, तो वह कानून रद्द हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 13 कहता है। तो लोकतंत्र में सरकार को ही नहीं प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। लोकतंत्र में कुछ भी असीमित नहीं होता है, अनलिमिटेड नहीं होता है। यहाँ संसद की, सरकार की, विधायिका की, सबकी अपनी एक सीमा होती है। यहाँ पर भारत में क्या होता है कि संसद हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबकी एक अपनी सीमा होती है और उसी सीमा के अंदर रहकर इन्हें अपना कार्य करना होता है। कोई भी कानून जो संसद द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है या कार्यपालिका द्वारा कोई भी अध्यादेश जारी किया जाता है तो वह कानून एक सीमा के अंदर रहकर ही बनाया जाना चाहिए, नहीं तो वह कानून असंवैधानिक रद्द किया जा सकता है। आपको पता होगा कि केशवानंद भारती केस में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी कानून जो सिर्फ भाग 3 नहीं बल्कि संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ है, ऐसा कानून जो संवैधानिक भाग 3 के खिलाफ नहीं बल्कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह उस कानून की जांच कर सकती है, उस कानून को चेक करती है। तो न्यायपालिका की जांच करने की शक्ति को ही हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायपालिका की यह शक्ति जिसके द्वारा कार्यपालिका, विधायिका के कानूनों तथा आदेशों की संवैधानिकता की जो जांच करता है, तो न्यायपालिका की इसी शक्ति को हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। सामान्य सी बात है कि न्यायपालिका की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कार्यपालिका, विधायिका या कोई आदेश की कार्यपालिका, विधायिका के कानूनों संवैधानिकता की जांच करती है और न्यायपालिका की जांच करने की शक्ति को ही हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी, आपको ये पता होगा। जो न्यायिक समीक्षा सबसे पहले आई थी वो अमेरिका में आई थी। इसका प्रतिपादन पहली बार मारवरी बनाम मेडिसन 1803 के जटिल मुद्दों में हुआ, जॉन मार्शल द्वारा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो हमारे जुडिशियल रिव्यू की जो उत्पत्ति हुई है, इसका पहली बार जो प्रतिपादन किया था वह क्या था, हमारे मारवारी बनाम मेडिसन। जो मारवारी बनाम मेडिसन केस में 1803 में क्या था, तो जॉन मार्शल जो सर्वोच्च न्यायालय के जो फेडरल न्यायालय था, जो अमेरिका का फेडरल न्यायालय था, उसके ये मुख्य न्यायाधीश थे। भारत में दूसरी ओर संविधान स्वयं न्यायपालिका को यह न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 है
और अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 भारत के संविधान का अनुच्छेद 13 सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह जो कानून मौलिक अधिकारों के या मूल ढांचे के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है उस कानून की वह जांच कर सके। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है और अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। तो भारत के संविधान में न्यायपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह कानूनों की जांच कर सके, जबकि अमेरिका के संविधान में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में न्यायिक समीक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा की न्यायपालिका की शक्ति संविधान की मूल विशेषता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषित कर रखा है कि जुडिशियल रिव्यू संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो संविधान की यह मूलभूत ढांचे का तत्व है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के संशोधन के द्वारा भी कटौती नहीं की जा सकती। यदि हम अनुच्छेद 368 के तहत हम न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति में कटौती नहीं कर सकते। यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसे हम संविधान संशोधन द्वारा भी नहीं छीन सकते। न्यायपालिका से यह शक्ति किसी भी कंडीशन में किसी भी संशोधन द्वारा छीनी नहीं जा सकती। यह शक्ति संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचे का एक अंग है। तो मूलभूत ढांचे में अनुच्छेद 368 हमारा निष्प्रभावी होता है, वह हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। तो जो न्याय समीक्षा है उसमें कार्यपालिका का आदेशों की जांच करती है, संवैधानिक तक जांच करती है और न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए आदेशों अधिदेशों की जांच करे, उन्हें चेक करे। परीक्षण उपरांत यह पाया जाता है कि संविधान का उल्लंघन होता है तो वह आदेश अमान्य घोषित किया जा सकता है तथा सरकारें उन्हें लागू नहीं कर सकती। यदि न्यायपालिका समीक्षा के बाद कोई कानून संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है या गैर संवैधानिक है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है, अवैध मान्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई कानून मूलभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है तो उसको बनाए रखा जाता है। न्यायमूर्ति मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को निम्नलिखित 3 कोटियों में वर्गीकृत किया है। जो हमारे न्यायमूर्ति थे मोहम्मद कादरी ने जो न्यायिक समीक्षा है उनको 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया है। इसमें हमारा पहला है संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा। न्यायिक समीक्षा में हम संवैधानिक संशोधन की जांच करते हैं। दूसरा है संसद और विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों एवं अधीनस्थ कानूनों की समीक्षा करना, जांच करना। जो संसद और विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन सभी की जांच करना, यह हमारी न्यायिक समीक्षा में आता है। संघ तथा राज्य एवं अधीन प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा करना। जो हमारे केंद्र और राज्य के अधीन जो प्राधिकारी होते हैं उनके द्वारा पारित कोई आदेश हो उसकी समीक्षा की जांच करना। तो आपने ये समझ लिया तो ऐसा मान लो कि आपको न्यायिक समीक्षा समझ में आ गई। नंबर 1 संवैधानिक संशोधनों की जांच करना। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं उन सभी की जांच करना। दूसरा संसद और विधायिकाओं द्वारा पारित कानूनों की जांच करना। तीसरा संघ और राज्य के प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश की जांच करना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायपालिका की शक्ति का उपयोग किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग किन किन मामलों में, किन किन केसों में किया है। इसमें पहला केस हमारा गोरखनाथ का मामला 1967।
गोरखनाथ के मामले में 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को छू भी नहीं सकते, उन्हें टच भी नहीं कर सकते। दूसरा है हमारा बैंक राष्ट्रीयकरण मामला 1969। राष्ट्रीयकरण मामला इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था और उसकी भी न्यायिक समीक्षा की गई थी। दूसरा हमारा केशवानंद भारती बनाम 1973। तो केशवानंद भारती बनाम 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और जब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा मिनर्वा मिल्स मामला 1980 और सबसे करंट का मुद्दा जो हमारा 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय ने 1999 संविधान संशोधन द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक करार दिया है। एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, उसे रद्द कर दिया है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द घोषित कर दिया है, अवैधानिक घोषित कर दिया है। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह पारित किया गया था और भारत में अब पहले वाली प्रणाली कॉलेजियम प्रणाली से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। न्यायिक समीक्षा की हमें किन कारणों से जरूरत है, हमें न्यायिक समीक्षा क्यों चाहिए? नंबर पहला, इसमें संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आपको पता हो कि भारत में सर्वोच्च कौन है, तो भारत में सर्वोच्च हमारा संविधान भारत में सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर भारत में कोई नहीं है। तो संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए संघीय संतुलन, केंद्र और राज्यों को संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए आपको पता हो कि भारत में 2 प्रकार की दोहरी व्यवस्था अपनाई गई है, जिसमें केंद्र और राज्य, केंद्रों को अधिक शक्ति दी गई है और राज्यों को कम शक्ति दी गई है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आपको पता हो कि फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि न्यायिक समीक्षा का उपयोग भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ अनुच्छेदों में सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति प्रदान करते हैं। भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा शक्ति प्रदान करते हैं। वे कौन कौन से अनुच्छेद है? तो इसमें पहला है हमारा अनुच्छेद 13। यह घोषणा करता है कि सभी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, उनको अपकर्ष करते हैं, मूल अधिकारों को हनन करते हैं या उन्हें छीनते हैं, तो उस कानून को निरस्त माना जाएगा। वह कानून स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। वह कानून उस मात्रा तक सीमित होगा, उस मात्रा तक निरस्त होगा जिस मात्रा तक वह मौलिक अधिकारों का हनन करता है, कटौती करता है या उन्हें छीनता है। अनुच्छेद 132 सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्र अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय में हम किन किन मामलों में अपील कर सकते हैं? तो हम सर्वोच्च न्यायालय में 3 मामलों में अपील करते हैं। पहला हमारा संवैधानिक मामलों में, दूसरा सिविल मामलों में, तीसरा आपराधिक मामलों में। हम 3 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 के तहत संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। दूसरा सिविल मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा हमारा आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है। तो हम 3 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, संवैधानिक मामलों में, सिविल मामलों में, आपराधिक मामलों में। अनुच्छेद 134A उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय की अपील के लिए प्रमाण पत्र से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है, यह शक्ति प्राप्त है कि वह विशेष अनुमति के द्वारा अपने यहाँ अपील का उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करे। तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मामला ऐसे नहीं ले जाया जा सकता यदि हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि इस मामले का समाधान हाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के पूर्व, जो संविधान से पहले का कानून है कोई, उसके अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्ति प्रदान करता है। आपको पता होगा कि 28 जनवरी 1950 को हमारे सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ। हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था,
तो हमारे जो पहले के कानून थे 1950 से जितने भी पहले के कानून थे वो कानून थे हमारे, एक था हमारा फेडरल न्यायालय। फेडरल न्यायालय जो हमारा 1935 के अधिनियम के द्वारा बना था। तो जो कानून, जो शक्ति हमें फेडरल न्यायालय को प्राप्त थी, अब वह शक्ति हमारे सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगी। तो यह अनुच्छेद यही कहता है कि जो शक्ति पहले फेडरल न्यायालय को प्राप्त थी, अब वह शक्ति संविधान के बाद लागू होने के बाद वह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण की इससे अपील करने के लिए विशेष अवकाश प्रदान करने के लिए अधिकृत करना। तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो अनुच्छेद 143 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को कानून संबंधी प्रश्नों के तथ्य पर अथवा किसी संविधान से पूर्व वैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगने के लिए अधिकृत करता है। तो यह हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक सलाहकारी कार्य है। तो यदि राष्ट्रपति किसी कानून से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उस सलाह को देने के लिए बाध्य है, लेकिन राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संविधान से पूर्व किसी कानून पर यदि राष्ट्रपति जी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। यदि संविधान के बाद का कोई कानून है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सलाह नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस कानून को मानने के लिए, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो यह हमारा अनुच्छेद यही कहता है कि यदि संविधान से पहले का कोई कानून है उस पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य है, और 1950 के बाद का कोई कानून है उस पर यदि राष्ट्रपति सलाह मांगते हैं तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अन्य प्रायोजनों से निर्देश रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 227 सर्वोच्च न्यायालयों को अपने अपने क्षेत्रों में सभी न्यायालयों एवं सैन्य अदालतों को छोड़कर के अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 245 संसद एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा निर्मित कानूनों की सीमा तय करता है कि यह कानून किस सीमा तक संवैधानिक होगा और किस सीमा तक यह अवैध घोषित होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।